This is Sonu Agrawal Todi. Welcome to Dive to Learn. आज हम देखने वाले हैं EVS का जो फर्स्ट चैप्टर था फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका सब टॉपिक रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो टुडे सेशन स्टार्ट विथ थ्योरी क्लियरेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेशन। आज हम लोग क्वेश्चनरीज नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट में हम लोग एक छोटा सा वीडियो करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके आपका रिवीजन भी करवाएंगे, इसलिए आज हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक हियर विल बी डिस्कसिंग इज रिलेशनशिप, यानी कि संबंध या रिश्तेदारी। इसमें ज्यादातर कुछ नहीं है डिस्कस करने को। इस टॉपिक पर जनरल डिस्कशन होगा और फिर हम आगे एक्चुअल टॉपिक है जो वर्क एंड प्ले, उस पर मूव करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के वीडियोस। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यानी कि संबंध या रिश्तेदारी मतलब क्या है, ये तो हम लोग को सबको पता है ना। रिश्तेदारी मतलब हमारे जो फैमिली के कजन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें हम लोग रिश्तेदार कहते हैं ना। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर इसलिए करें क्योंकि सबको पता है रिश्तेदारी क्या होती है और रिलेटिव्स कौन होते हैं, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस इस तरीके से बनाया गया ना कि बच्चों को, हम लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा आगे चल के कि रिलेटिव्स मतलब क्या है, रिलेशंस मतलब क्या है। इसीलिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो रिलेशंस और रिलेटिव्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मटर्नल रिलेटिव्स यानी मातृ रिश्तेदार, और एक पैटर्नल रिलेटिव्स यानी कि पैतृक रिश्तेदार। मटर्नल रिलेटिव्स मतलब होता है कि आपके मम्मी के साइड के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं मम्मी के साइड के, उन्हें हम लोग मटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। और जो आपके फादर के साइड के रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम लोग पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस आगे विस्तार से करूंगी। इस स्लाइड में देखिए आप लोग, जैसे मटर्नल साइड रिलेशनशिप्स मतलब क्या है। जैसे आपके मदर के फादर, जो आपके मटर्नल ग्रैंडफादर हुए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग हिंदी में उन्हें नाना जी कहते हैं, है ना। वैसे ही मदर्स मदर इज मटर्नल ग्रैंड मदर, उन्हें हम नानी जी कहते हैं। तो उस वैसे ही मदर की सिस्टर जो है, जो चाहे वो बड़ी सिस्टर हो चाहे छोटी सिस्टर हो, उन्हें हम आंट कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, है ना। वैसे ही मदर्स ब्रदर हम लोग अंकल कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अंकल मतलब मामा जी हुए, है ना। एंड मटर्नल अंकल के जो बच्चे हैं या मटर्नल आंटी के, मौसी के या मामा जी के जो भी बच्चे हैं, वो हमारे क्या हुए, हमारे कजन्स हुए, हमारे कजन भाई बहन हुए, है ना। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कजन्स कहते हैं। वैसे ही पैटर्नल साइड रिलेशनशिप यानी कि आपके फादर के साइड के जो भी रिलेशंस है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आपके फादर के फादर है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर, यानी कि आपके दादाजी हुए, है ना। वैसे ही फादर्स मदर है तो उन्हें ग्रैंड मदर कहते हैं, तो वो कौन हुई, वो हमारी दादी जी हुई। वैसे ही फादर सिस्टर यानी कि आंट, फादर सिस्टर मतलब आंट, आपके पिताजी के सिस्टर यानी कि आपकी बुआ हुई। वैसे ही फादर्स ब्रदर अंकल, वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके ताऊजी भी हो सकते हैं। वैसे चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स आर अगेन कजन। इसमें फिर चाचा के हो या बुआ के या ताऊजी के जो भी बच्चे हैं, वो आपके कजन ही कहलाएंगे। ठीक है, वो आपके भाई बहन कजन ही कहलाएंगे। वैसे वाइफ ऑफ अंकल इज आंट, मतलब वाइफ ऑफ अंकल मतलब आप ले सकते हो आपकी चाची हुई या फिर आपकी ताई जी हुई, है ना, उनको हम लोग क्या कहेंगे, आंट ही कहेंगे। ठीक है। एंड हस्बैंड ऑफ आंट, जो आपके बुआ जी के हस्बैंड है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अंकल यानी कि फूफा जी आपके। ठीक है। तो ऐसे रिलेशंस आप समझा सकते हो बच्चों को, ये बहुत आसान है। आप लोग, हम लोग सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक सिलेबस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं बोल के ये सब हमें करना बहुत जरूरी हो रहा है। अब हम लोग करते हैं वर्क, यानी कि अब इम्पोर्टेंट है वर्क। वर्क मतलब क्या है, काम, कार्य, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क। Work is an activity involving mental and physical effort done in order to achieve a purpose or a result. कोई भी कार्य करे जिसमें हमारा मेंटली फिजिकली सारे एफर्ट्स लगे हुए हो और एक रिजल्ट पाने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
वर्क कहते हैं। अब काम क्यों करते हैं लोग? क्यों काम करते हैं? काम इसलिए करते हैं क्योंकि द पर्पस ऑफ वर्क इज टू टेक केयर ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कोई भी काम करने से हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है? हम लोगों का फैमिली का देखभाल करना होता है, या हमें कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कोई काम करना होता है, इसीलिए हम लोग वो काम करते हैं। वर्क डन फॉर अ लाइवलीहुड इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। अब काम, वर्क और ऑक्यूपेशन में एक छोटा सा फर्क क्या है? वर्क मतलब आप कुछ भी घर के काम कर रहे हो या बाहर के काम कर रहे हो, ऑफिस के काम, कुछ भी काम कर रहे हो, वो वर्क में आता है। लेकिन ऑक्यूपेशन मतलब एक लाइवलीहुड के लिए जब आप काम करते हो तो उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है, जहां से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो कमाई करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम को हम लोग क्या कहते हैं? उस काम को हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म्स, पीपल चूज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। अब अनेकों तरह के काम के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे हम लोग टीचर्स हैं, एंड डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने प्रोफेशनलिज्म में घुसते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने काम को चूज करते हैं और वो काम करते हैं। ठीक है। According to a famous educationist, Maria Montessori, play is the work of child. इसका मतलब क्या है? मारिया मोंटेसरी जो एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है? जैसे हम लोगों के लिए वर्क मतलब कोई भी एक्टिविटी करना होता है, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, चाहे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हो, चाहे कम्युनिटी या सोसाइटी में कोई काम करने के लिए हो, वो वर्क होता है हमारे लिए। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है? प्ले ही उन लोगों का काम होता है। बच्चों के लिए प्ले इज द वर्क। उनका काम क्या है? बच्चों का खेलना ही है उनका काम। तो हम लोग यहाँ पे ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, प्ले इज वर्क ऑफ द चाइल्ड? क्योंकि हम लोगों का मोटिव क्या है? कल जाके हम लोग बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को, तो उन्हें प्ले के माध्यम से हम लोग क्या क्या सिखा सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सब हम लोग को जानना है। इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड। बच्चों के लिए उनका काम क्या है? खेलना ही है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे क्या समझना है? इज वी शुड रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। अब हमें हर तरह के काम का रिस्पेक्ट करना होगा। ये नहीं कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है, या मुझे ऐसा नहीं करना या मुझे वैसा नहीं। काम कोई भी हो, सारे काम को हमें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू प्ले। प्ले मतलब खेल। अब खेल का मतलब क्या है? डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Our definition of a play can be a physical or mental leisure activity that is undertaken purely for enjoyment or amusement and has no other objectives. अब इसमें क्या है? mental leisure या फिजिकल और मेंटल लेजर, मतलब हमारे आनंद के लिए, हम लोग अपने खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए खेलते हैं। कोई भी खेल हो, वो हम हमारे एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए, एक आनंद पूर्वक टाइम स्पेंड करने के लिए जो खेल खेलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं, खेल कहते हैं, है ना। फॉर आवर पर्पसेस प्ले में असिस्ट लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यहाँ पे है कि बच्चों को कल जाके हमें पढ़ाना है, हमें सिखाना है। तो प्ले के थ्रू बच्चों को हम लोग क्या क्या सिखा सकते हैं और उनका सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करा सकते हैं, इसीलिए ये पर्पस है। प्ले हम लोग को इसीलिए इंक्लूड कराया गया है सिलेबस के अंदर। ठीक है। It can be undertaken by individuals or group of children spontaneously or as part of a planned activity. अब ये खेल हम लोग कैसे खेलेंगे? खेल हम लोग अकेले भी खेल सकते हैं या ग्रुप्स में भी खेल सकते हैं, राइट। कभी भी अचानक से हम लोग कुछ भी स्पॉन्टेनियसली कुछ भी गेम खेल, 4-5 बच्चे इकट्ठा हुए और कुछ भी गेम खेल लिया उन लोगों ने, है ना। या फिर एक प्लान एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हम प्लान करके बच्चों से खेल करवाते हैं, तो वो भी एक प्ले ही कहा जाता है। ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्ले। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ना, यहाँ लिखा गया है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हम लोग इसका वर्ड से ही हम समझ सकते हैं। इंडोर मतलब घर के अंदर जो खेल सकते हैं, और आउटडोर मतलब घर के बाहर खेलने वाले गेम्स। सो इंडोर गेम्स आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये पिक्चर्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी। जैसे सम इंडोर गेम्स, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, चेस है
है ना? और ये कैरम बोर्ड है, लूडो है, या सम बोर्ड गेम्स, जो भी बोर्ड गेम्स लोग घर के अंदर खेलते हैं, ये सब। तो हम लोग ये सब चार दीवारी के अंदर, छत के अंदर बैठ के ही खेलते हैं ना। तो इन इन गेम्स को क्या कहा जाता है? इन गेम्स को इंडोर गेम्स कहा जाता है, जो घर के अंदर हम लोग खेल सकते हैं, ये इंडोर गेम्स हुए। एंड अदर वन इज आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब घर के बाहर खुले मैदान में जो खेलते हैं हम लोग, उस गेम्स को क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, है ना? ये सब गेम्स जो है, ये सब हम लोग आउटडोर, घर के बाहर खेलते हैं, इसीलिए इनको आउटडोर गेम्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। अब गेम्स एक ही तरह के नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। जैसे पहले मैंने बोला है, सम गेम्स आर प्लेड अलोन, वेयर एज सम आर प्लेड इन ग्रुप्स, है ना? तो कोई भी ऐसे गेम्स होते हैं जो हम लोग अकेले भी खेल लेते हैं, या कोई गेम्स होते हैं जो ग्रुप्स में खेले जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, है ना? सम गेम्स शार्पन द लर्निंग, थिंकिंग, एनालिटिकल पावर एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। कोई गेम्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का क्विक थिंकिंग में ब्रेन पावर उनका बढ़ा देता है, डेवलपमेंट इतनी अच्छी से कर देते हैं कि ऐसे गेम्स खेलने से बच्चों का एबिलिटी पावर, एनालिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग, तुरंत इंस्टेंट डिसीजन बना सकते हैं बच्चे। ऐसा गेम्स भी होते हैं जो उनके ब्रेन को शार्पन करते हैं। सच एज, ऐसे एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चेस का। चेस का खेल से बच्चों का क्या होता है? बच्चे अपने लर्न करते हैं हाउ टू स्ट्रेटेजाइज एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स एंड लाइफ। गेम्स में कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके, कहाँ पे कौन से हमें यूज करनी है, वो चेस के अंदर, ये बच्चे वहां गेम खेल खेल के सीख जाते हैं। और यही स्ट्रैटेजीज बच्चे अपने रियल लाइफ में भी यूज कर पाते हैं। वो क्या यूज कर पाते हैं गेम से? इन एडिशन, अ चाइल्ड कैन ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग। आगे क्या होने वाला है, पहले से ही वो लोग प्लान करके चलने लगते हैं। ये गेम्स के थ्रू ही बच्चे सीखते हैं, खेल खेल में ही सीख जाते हैं बच्चे, कि हमें पहले से ही कुछ प्लान करके रखना पड़ता है। फोरसाइट, कि कल ऐसे होगा तो हमें कैसे प्लान करना होगा, वो सारे प्लानिंग आगे से ही करके चलने का इन बच्चों को गेम्स के थ्रू ही ये सारे डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स मिलते हैं, है ना? तो अब बच्चों का खाली गेम्स नहीं होता है, यहाँ पे गेम्स बहुत बड़े बड़े लेवल में भी होते हैं, बड़े लोग खेलते हैं, मच्योर पीपल, बट अडल्ट भी खेलते हैं। तो ये ऐसे गेम्स क्या क्या होते हैं? नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, बट गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स ऑल्सो। ये नहीं कि बच्चे नुक्कड़ में खेल रहे हैं या स्कूल के अंदर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। गेम्स नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल में भी गेम्स खेला जाता है, सच एज एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, है ना? फीफा, वो फुटबॉल, है ना? तो ये सब चीज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स है जो मच्योर अडल्ट पीपल खेलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गेम्स और प्ले बच्चों का किस तरह से डेवलप करते हैं, ये समझते हैं हम लोग। बच्चों का डेवलपमेंट, प्ले डेवलप्स चिल्ड्रन फोर वेज। चार तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट करवाता है प्ले। क्या क्या है? सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, नाम से ही पता चला, फिजिकल, उनके फिजिकल बॉडी में जो डेवलपमेंट आती है गेम्स के थ्रू, उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, फाइन एंड लार्ज मोटर स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कॉन्फिडेंस, एजाइलिटी, है ना? तो ऐसे ऐसा मतलब, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का बॉडी तो स्ट्रांग होगा ही होगा, उसके साथ मोटर स्किल्स भी बढ़ेंगे, उसका दिमाग भी इतना फुर्तीला होगा, और स्ट्रेस, वो मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ऐसे टेंशन भी नहीं आएगा। वो गेम्स खेलते वक्त भी वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखेगा, सबके साथ कोऑर्डिनेट मिलकर खेलेगा, है ना? एंड फिजिकल कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सपोज वो 100 मीटर रेस कर रहा है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने रेस को मैं कॉन्फिडेंटली पूरा कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस फिजिकल, उसको अपने क्षमता के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, ये फिजिकल कॉन्फिडेंस हुआ। अजाइलिटी मतलब मेंटल क्विकनेस एंड शार्पनेस, चपलता जिसे कहते हैं ना, क्विक डिसीजन, क्विकली एक मूवमेंट लेना, इसको एजिलिटी कहते हैं। तो ये बच्चों का डेवलपमेंट गेम्स से ही होता है। सेकंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी टू रीजन थ्रू लॉजिक। ज्ञान संबंधी जो डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, रिसर्च एंड इंक्वायरी थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल, लिटरेसी स्किल, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है। थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट।
सोशल डेवलपमेंट मतलब बच्चे गेम से क्या-क्या सीखते हैं? कोऑपरेशन सीखते हैं, नेगोशिएशन सीखते हैं, कोलैबोरेशन सीखते हैं, सोशलाइजेशन सीखते हैं, रूल फॉर्मेशन सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे गेम्स के साथ-साथ ही अनेकों चीज़ चीज़ ये सब इतने सारी चीज़ सीखते जाते हैं, इनके डेवलप इतने आराम से होते हैं और ये खेल-खेल में ही हो जाता है। ये आपस में मिल-जुल कर खेलना सीखते हैं, नेगोशिएशन करना सीखते हैं ना कि मैं ऐसे खेलूँगा तो आप इस समय आना या कोई भी नेगोशिएबल बात होगा तो वो वहाँ पे अपने आराम से ये कॉन्फ्लिक्ट भी रेज़ोल्यूशन कर लेंगे। ये लोग कंप्लीट होगा, झगड़े तो होते हैं बच्चे में, तो वो लोग अपने आप ही उसको कॉन्फ्लिक्ट को भी सुलझा लेंगे। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे सब चीज़ें डेवलप करते जाते हैं ये सब। एंड इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट मतलब जॉय, उनको बहुत मज़ा आएगा खेलने में। एम्पैथी, सहानुभूति की भावना भी आती है बच्चों में कि कोई गिर गया है या कोई चोट लग गई है तो उसे कैसे हम लोग मदद करें, ये सब भी सीखते हैं बच्चे। रेसिलेंस, रेसिलेंस मतलब लचीलापन, है ना? द कैपेबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज और टफनेस। अगर कोई भी टफनेस है या डिफिकल्टीज है उसमें से निकल कैसे पाए, वो भी बच्चे गेम से सीख लेते हैं। पर्सिस्टेंट है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इम्पल्स कंट्रोल है। तो ये सब सारे जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं ये बच्चे आसानी से गेम्स के थ्रू ही सीख लेते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, खेल खेल में बच्चे आराम से सीख जाते हैं। नाउ जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया वैसे ही अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एक पॉइंट वाइज में मैं आपको थोड़ा इसको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। लाइक प्लेइंग डिसिप्लिन द चाइल्ड, बच्चों में डिसिप्लिन लाता है ना गेम्स। प्ले इज इम्पोर्टेंट टू हेल्थी ब्रेन एंड डेवलपमेंट। जैसे हम लोग बोला कि चेस खेलते तो बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है ना, कॉग्निट एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है प्ले इज इम्पोर्टेंट टू हेल्थी ब्रेन डेवलपमेंट। इट इज थ्रू प्ले दैट चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज एंगेज एंड इंटरैक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड देम। आपस में मिलजुल के खेलना, आपस में मिलजुल कर रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करना, ये सब में एंगेज होना बच्चे छोटी सी उम्र से ही सीख जाते हैं। तो इसीलिए प्ले का महत्वपूर्ण है। देन कम्स इट एनहांसेस द बॉडी कोऑर्डिनेशन। आंख, हाथ, पैर सबके कोऑर्डिनेट करके ही तो गेम खेला जाएगा। तो ये इसको बॉडी कोऑर्डिनेशन एनहांस करके उभार के लेके आता है गेम्स। ठीक है। Then play allows children to use creativity while developing their imagination. अब इस गेम्स में ही तो बच्चे क्रिएटिव होके खेलते हैं ना, कितने क्रिएटिव होके नए नए गेम्स अपने ही गेम्स के अंदर ये लोग बना लेते हैं, खेल लेते हैं। तो अपने इमेजिनेशन को भी डेवलप करते हैं एंड क्रिएटिव भी बन जाते हैं बच्चे खेल में। ठीक है। एंड इट बूस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को भी बूस्ट करता है कि मतलब हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए गेम्स के अंदर, हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी एंड नेगोशिएट करनी है। ये सब जो भी स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये बच्चों में बूस्ट अप होते हैं छोटी सी उम्र से गेम्स के माध्यम से। इट्स इम्प्रूव द इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन्स लंग्स, हार्ट, बोन एंड मसल्स, है ना? तो गेम से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है एंड लंग्स, हार्ट, बोन, मसल ये सब स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है कबड्डी, क्योंकि प्ले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये कबड्डी की भी क्वेश्चन बहुत बार आती है, तो इसलिए मैंने इसको एक इसी में इंक्लूड कर दिया सो दैट आप प्ले के साथ साथ ही कबड्डी भी समझ जाओ। तो कबड्डी कबड्डी तो मेरे को सबको पता ही है हमारे इंडिया में कितने खेले जाते हैं ना। तो इट इज अ कॉन्टैक्ट टीम सपोर्ट, it is a contact team sport played between two teams of 7 players each. एक जैसे गेम क्या है, इसमें दो टीम्स है, इसमें एक टीम के अंदर 7 प्लेयर्स, दूसरे टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं एंड ये लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। एक दूसरी टीम के अंदर आती है, एक टीम के प्लेयर दूसरे टीम के अंदर जाते हैं और किसी भी प्लेयर को टच करके फिर वापस भाग के अपने ही टीम के अंदर आ जाते हैं, तो वो कांटेक्ट करते हैं ना दूसरे टीम को। तो इस टाइप का गेम्स होता है। ठीक है। द गेम इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में इस गेम जो कबड्डी गेम है उसको अलग अलग नाम से ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, एड्रेस किया जाता है। तो विल सी कौन से देश में कौन से जगह पे इसको कैसे बोला जाता है वो आपको याद करना होगा। सच एज कबड्डी और चेडुगु इन आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश में कबड्डी को क्या कहते हैं? चेडुगुडू, है ना? तो इसको आंध्र प्रदेश में कबड्डी नहीं कहते, चेडुगुडू कहते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में कबड्डी
कबड्डी को महाराष्ट्र में कबड्डी ही कहा जाता है, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला सब जगह यहाँ पे कबड्डी ही बोला जाता है। बांग्लादेश में इसे हुडुडू कहा जाता है, कबड्डी नहीं बोलते हैं, इसे हुडुडू कहते हैं बांग्लादेश में। और कौडी और कबड्डी इन पंजाब रीजन, कौडी और कबड्डी इन पंजाब, पंजाब में हमें ये कबड्डी को क्या कहते हैं, कौडी और कबड्डी। और एंड वेस्टर्न इंडिया में इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में हुतुतु भी कहा जाता है इसे, और ईस्टर्न इंडिया में हुडुडू कहा जाता है, कबड्डी को हुडुडू बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कबड्डी हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से हमें कबड्डी खेल मिला है, वो है तमिलनाडु से। ये पॉइंट आप याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है ना, कहाँ से कबड्डी ओरिजिनेट हुआ है, तो कबड्डी ओरिजिनेट हुआ है तमिलनाडु से। और बांग्लादेश का ये नेशनल गेम है, बांग्लादेश का नेशनल गेम कौन सा है, कबड्डी है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये पॉइंट्स आपको याद करने, ये पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स भी बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने ये बना दिया है एक डिफरेंट गेम्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स। कौन से गेम्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए उसका एक लिस्ट बना दिया। ये आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी गेम्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा तो इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि बेसबॉल है, तो बेसबॉल के अंदर ईच टीम में 9 प्लेयर्स, 9 प्लेयर्स होना चाहिए, दोनों गेम्स, दोनों टीम के अंदर 9 प्लेयर्स होना चाहिए। वैसे ही पोलो जो गेम है उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11 एंड वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं कि नेशनल गेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल गेम्स कौन कौन से हैं, ये आप लोग भी ये भी समझ लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सो इंडिया का नेशनल गेम तो हमें सबको पता है, इंडिया का हॉकी है। वैसे बांग्लादेश का अभी हम लोगों ने पढ़ा है कबड्डी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट है। एंड जापान का नेशनल गेम जूडो, कनाडा का आइस हॉकी, चाइना का टेबल टेनिस है, पाकिस्तान का भी हॉकी ही है, एंड देन फ्रांस का फुटबॉल, भूटान का आर्चरी यानी कि तीरंदाजी है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। तो ये सब आप पॉइंट्स याद कर लीजिएगा सो आपको इजी रहे। एंड इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू डाइव टू लर्न। थैंक यू।